हेलो, नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि बेस्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर विभिन्न कोचिंग संस्थानों के द्वारा रीट मॉडल पेपर के जो मॉडल पेपर तैयार किए हैं उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन करवाया जाता है। तो आज हम उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर का मॉडल टेस्ट पेपर 8 का वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न जो पूछा गया है वो पूछा गया है, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है। तो नहीं पूछा है, तो इसमें जो होगा फतेह सागर झील भी शामिल की गई है, नक्की भी है, आना सागर भी है, लेकिन राजसमंद झील शामिल नहीं की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। वही राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम जो था वो जिसकी शुरुआत 2001 में की गई थी, 2001 में की गई थी, जिसके तहत राजस्थान की 6 जिलें शामिल की गई है, जिसमें 3 तो है फतेह सागर, नक्की झील, आना सागर। इसके अलावा एक है पुष्कर झील, पुष्कर, मानसागर और पिचोला। इस प्रकार जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम था उसमें 6 जिले शामिल की गई है और ये कार्यक्रम 2001 में स्टार्ट किया गया था। तो राजसमंद झील को शामिल नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है देशांतरीय विस्तार को लेकर है। तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो वो है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, ये होता है अक्षांशीय विस्तार। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान में भूरी मृदा का प्रसार क्षेत्र कौन सा है। तो राजस्थान में जो भूरी मृदा है उसका प्रसार क्षेत्र है बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र को में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दक्षिणी भाग की बात की जाए तो दक्षिणी भाग में जो है दक्षिणी भाग में लेटेराइट प्रकार की मृदा पाई जाती है, लेटेराइट प्रकार की मृदा पाई जाती है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। और अरावली के पूर्वी और जो पश्चिमी भाग है यहाँ पर देखा जाए तो पर्वतीय मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? पर्वतीय मृदा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। एक तरफ शुभंकर दिए हुए हैं और दूसरी तरफ जिला दिया हुआ है। तो इसमें जो चीतल है वो जयपुर का है, बिल्कुल सही है। काला तितर है वो झुंझुनू का है। कब्र बिज्जू बांसवाड़ा का। डेमो इसेल करेन जोधपुर का। तो जो कब्र बिज्जू है वो बांसवाड़ा का नहीं है। ये जो कब्र बिज्जू है वो शुभंकर है उदयपुर का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जयपुर, दौसा, अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है। तो ये है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में 10 कृषि जलवायु प्रदेश है, जिसमें से जयपुर, दौसा, अजमेर है वो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में शामिल किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है असत्य निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। जो असत्य है उसका चयन करना है। तो राजस्थान में नागौर अजमेर के मध्य कोबड़ पट्टी का विस्तार है, बिल्कुल सत्य कथन है। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र 56 की पहाड़ियाँ हैं, जो कि बाड़मेर में है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में हाड़ौती के पठार का विस्तार कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती प्रदेश में, बिल्कुल सही है। राजस्थान में मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे शिवपुर, अरनिया, जेतवास है। यह कथन गलत है। तो गलत क्यों है? क्योंकि जो मध्य अरावली के जो प्रमुख दर्रे हैं वो है शिवपुर, सुरा, भर और परवेरिया। वहीं जेतावास की बात की जाए तो ये हाड़ौती प्रदेश का दर्रा है, हाड़ौती प्रदेश का दर्रा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप को कहते हैं। एक तो होते पवन की दिशा के समानांतर बनते हैं, उनको कहा जाता है अनुदैर्ध्य।
तो समकोण पर जो बनते हैं, जैसे पवन की दिशा तो ये है, और बिल्कुल समकोण पर जो बनेंगे उनको कहा जाता है अनुप्रस्थ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं तारा बालू का स्तूप है, वो बिल्कुल तारे के शेप में इनका निर्माण होता है। बरखान है, तो बरखान अर्धचंद्राकार रूप में निर्माण होता है इनका, उन्हें बरखान या बरखान कहा जाता है। और वहीं सब्र काफिज की बात की जाए तो सफ़्र काफिज झाड़ियों के कारण जो बनते हैं उनको सफ़्र काफिज कहा जाता है, और ये बहुत छोटे होते हैं। जो झाड़ियों के कारण जिनका निर्माण होता है उनको सफ़्र काफिज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन किन जिलों में मिलते हैं। तो उष्णकटिबंधीय जो पतझड़ वन है वो करौली सवाई माधोपुर में मिलते हैं। इसके इन्हीं को ये जो वन है इन्हीं का जो दूसरा नाम है वो है मानसूनी वन, मानसूनी वन। और अगर इन वनों में कौन कौन सी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो वो पेड़ और पौधे पाए जाते हैं जैसे सागवान है, बरगद है, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गूलर, दोक आदि वनस्पतियां पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है वो होगा तांबा जो मिलता है वो मिलता है खोदरीबा, खोदरीबा। और जो शीशा जस्ता है वो मिलता है आगुचा गुलाबपुरा में। बेरिलियम है वो मिलता है गुजरवाड़ा में। और जो लोहे है इसका वो मिलता है नात्रा की पाल में। तो ए के साथ होगा 3, तो ए के ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जाति लिंगानुपात कितना है। तो अनुसूचित जाति यानी एससी में जो है लिंगानुपात कितना है वो पूछा है। तो एससी में जो लिंगानुपात है वो है 923। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। वही बात की जाए एसटी में, अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात कितना है। तो अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात 948 है। वहीं अगर बात की जाए 888 की, तो यह है 2011 की जनगणना में शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगा अनुपात, शिशु लिंगानुपात कितना है 888। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से अरब सागरीय नदी तंत्र की नदियां हैं, यानी ऐसी नदियां जो अरब सागर में गिरती है। तो इसमें पहला ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर होगा, लूणी और माही। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं देखा जाए माही, माही तो अरब सागर में गिरती है, लेकिन जो चंबल नदी है वो अरब सागर में नहीं गिरती। इधर देखा जाए तो जवाई और बनास नहीं गिरती, बनास और सागी नहीं गिरती। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से असंगत युग्म है। तो एक तरफ पर्वत चोटियाँ दी हुई है, दूसरी तरफ उनकी ऊंचाई दी हुई है। तो अचलगढ़ की 1380 बिल्कुल सही है। जो लीलागढ़ है वो 874 बिल्कुल सही है। बरवाड़ा है 786 है। बिलाली जो है, बिलाली की जो हाइट है ना, बिलाली की जो हाइट है वो हाइट है 775 मीटर है, 775। अचलगढ़ की बात की जाए तो अचलगढ़ का जो ज़िला है वो है सिरोही ज़िला। लीलागढ़ है वो है उदयपुर में, उदयपुर में है लीलागढ़। बरवाड़ा की बात की जाए तो बरवाड़ा है जयपुर में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो बिलाली है वो है बिलाली अलवर में, बिलाली का संबंध है वो अलवर ज़िले से। तो इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चंबल पावर प्रोजेक्ट में राजस्थान की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है। तो चंबल पावर प्रोजेक्ट में जो राजस्थान की हिस्सेदारी है वो है 15%। वहीं अगर बात की जाए भाखड़ा नांगल की, इसके साथ ही अगर भाखड़ा नांगल की बात की जाए, भाखड़ा नांगल की, तो भाखड़ा नांगल जो परियोजनाएं हैं उसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 15.2% है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला रहा है बाड़मेर, जिसकी है 32.5% इसमें वृद्धि हुई है। इसके बाद में बात की जाए तो जैसलमेर, जोधपुर, ये तीनों जिले 2001 से 2011 के मध्य सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिले हैं। कौन कौन से? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। और वहीं अगर बात की जाए न्यूनतम की,
न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले जिले, तो उनमें आता है गंगानगर, झुंझुनू और पाली। तो पूछा जाए सर्वाधिक तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, और न्यूनतम पूछा जाए तो गंगानगर, झुंझुनू और पाली होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सम्मिलित करने का पूछा है। एक तरफ पर्यटक स्थल दिए हुए हैं, दूसरी तरफ जिले दिए हुए हैं। तो त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है वो बांसवाड़ा में है, यानी डी के साथ 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। वही रणकपुर है वो पाली में है, रामदेवरा जैसलमेर में है, और गोविंद देव जी है वो जयपुर में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में CWG प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है। CWG प्रकार की, तो वो झुंझुनू में नहीं पाई जाती। जैसे कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण में, जैसे ये राजस्थान का मैप है, तो इसमें जो हाड़ौती प्रदेश है, हाड़ौती और जो दक्षिणी, तो उसको शामिल किया था उसने AW में। यही वही मरुस्थली जो प्रदेश है या शुष्क प्रदेश है उसको शामिल किया था BWHW में। वहीं इसके जो पास में है जो अर्ध शुष्क प्रदेश कहलाता है उसको शामिल किया था BSHW में, और जो ये बाकी बचा जो क्षेत्र है उसको CWG नाम दिया था। तो झुंझुनू इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पोहरा पवन ऊर्जा परियोजना अवस्थित है। तो पोहरा जो पवन ऊर्जा परियोजना है वो जैसलमेर में अवस्थित है। इसके अलावा जैसलमेर में पवन ऊर्जा परियोजनाएं अन्य कौन कौन सी है, तो वो है अमर सागर जो कि राजस्थान, जो कि प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना थी। अमर सागर है, आकल और सोडा, इन सभी का संबंध जैसलमेर से है। वहीं प्रतापगढ़ की बात की जाए तो प्रतापगढ़ में थी देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना। जोधपुर है तो जोधपुर में भीतड़ी पवन ऊर्जा परियोजना, और अमर सागर है वो राजस्थान में पहली पवन ऊर्जा परियोजना है जो कि भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसका जो शुरुआत हुई थी वो 1999 में हुई थी। वहीं देवगढ़ की बात की जाए तो देवगढ़ की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2008 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो जमवा रामगढ़ जो अभ्यारण्य है वो जयपुर जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो जमवा रामगढ़ था वो सन 1982 में राष्ट्रीय अभ्यारण्य घोषित किया गया था। वहीं अगर टोडगढ़ रावली की बात की जाए, टोडगढ़ रावली है वो 3 जिलों में विस्तारित है। 3 जिले कौन कौन से? अजमेर, पाली और राजसमंद। इन 3 जिलों में टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य विस्तारित है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बालातल सभ्यता को लेकर है, जिसमें असत्य कथन का सही विकल्प का चयन करना है। तो बालातल है वो बालातल में प्रोफेसर VN मिश्रा ने के निर्देशन में उत्खनन किया गया था। बिल्कुल सत्य है। उत्खनन में मिट्टी से बनी सांड की आकृतियाँ मिली है, बिल्कुल सत्य कथन है। 5वीं सदी ईसा पूर्व का हाथ से बुने हुए कपड़े का एक टुकड़ा भी प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सत्य कथन है। लोहा गलाने की 5 भट्टियों के अवशेष भी मिले, बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो प्रोफेसर VN मिश्रा थे, उन्होंने बालातल जो सभ्यता है उसकी जो खोज की थी वो 1993 में की गई थी। ये फैक्ट भी याद रखें। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजपूत शक अथवा शीतियन जाति के वंशज है। शक अथवा शीतियन राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है। तो जो ये उपयुक्त कथन है वो कर्नल जेम्स टोड का है। कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है वो शक अथवा शीतियन जाति से हुई है। वहीं अगर VA स्मिथ की बात की जाए तो VA स्मिथ ने राजपूतों को हूणों की संतान बताया था, हूणों की संतान। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेवाड़ का वह शासक जो हिंदूपत के नाम से प्रसिद्ध है। तो मेवाड़ का वह ऐसा शासक कौन सा है, तो वो शासक है महाराणा सांगा। और महाराणा सांगा जो है वो मेवाड़ का बहुत प्रतापी शासक था, जिसने
17 में युद्ध लड़ा था खातौली का। खातौली का युद्ध लड़ा था, किस किस के मध्य हुआ था? इब्राहिम लोदी और सांगा के मध्य, जिसमें सांगा की विजय हुई थी। इसके बाद में युद्ध लड़ता है 1527 में, फरवरी 1527 में। इस बार जो युद्ध होता है वो बाबर और सांगा के मध्य होता है, जिसमें सांगा की विजय होती है। इसके बाद में युद्ध होता है 17 मार्च 1527, जो कि खानवा का युद्ध है, जिसमें सांगा की मृत्यु हो जाती है। सांगा बुरी तरह घायल हो जाता है और आगरा के पास में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मुगल बादशाह अकबर ने राव सुरजनहाड़ा को कितना मनसब दिया था? तो 5000 का मनसब दिया था। मुगल बादशाह अकबर था, उसने राव सुरजनहाड़ा पर सन 1569 में अटैक किया और 1569 में अटैक करने के दौरान सुरजनहाड़ा को समर्पण करना पड़ा और अकबर से संधि करनी पड़ी। अकबर ने 5000 मनसब प्रदान किया था राव सुरजनहाड़ा को। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अकबर ने हुसैन खां के नेतृत्व में एक सेना भेजकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया। तो कब किया था? वो किया था सन 1564 में। तो 1564 में जो था जोधपुर का जो शासक था, वो जोधपुर का शासक था चंद्रसेन था। चंद्रसेन जोधपुर का शासक था। तो 1564 में हुसैन खान ने भेज दिया था, क्योंकि चंद्रसेन थे, चंद्रसेन के 2 अन्य भाई भी थे, लेकिन चंद्रसेन को शासक बनाया गया था, इस वजह से दोनों भाई अकबर की शरण में चले गए थे। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सवाई ईश्वरी सिंह ने किस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में ईसा लाट या सरगासोड़ी का निर्माण करवाया था? तो वो करवाया था राजमहल का युद्ध में। राजमहल के युद्ध में जो जीत हुई थी उसके उपलक्ष्य में ईसा लाट या सरगासोली का निर्माण सवाई ईश्वरी सिंह ने करवाया था। लेकिन मराठों, चूँकि इसमें मराठाओं ने उसका साथ दिया था, तो सवाई ईश्वरी सिंह मराठों को हर जना नहीं दे सका, इस वजह से ईसा लाट से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वही इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सवाई जयसिंह ने भरतपुर के किस जाट शासक को ब्रजराज की उपाधि और जागीरें प्रदान की थी? तो वो की थी बदन सिंह को। बदन सिंह भरतपुर का बहुत प्रतापी शासक था और बदन सिंह ने ही डिग जो महलों की नगरी कहलाती है, डिग के सुंदर महलों का निर्माण करवाया था। डिग के सुंदर महलों का निर्माता पूछा जाए तो वो है बदन सिंह। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मालवा का परमार शासक जिसने शक्ति कुमार के शासनकाल में आड़ को नष्ट किया और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था? तो मालवा का परमार जो शासक था वो था मुंज। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और यह बहुत प्रतापी शासक था। उस समय जो राजस्थान में जो मेवाड़ में शासक था उसका नाम था शक्ति कुमार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मध्यकाल में कौन सी भूमि कर मुक्त होती थी? तो कर मुक्त होती थी भूम। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यह भूमि रिजर्व रखी जाती थी मंदिरों के लिए या कोई भी धार्मिक कामों के लिए रिजर्व रखी जाती थी और इसे टैक्स फ्री रखा जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन की हत्या की जांच करने के लिए किसके अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया गया था? तो वो किया गया था लॉर्ड रॉबर्ट्स की अध्यक्षता में। लॉर्ड रॉबर्ट्स की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें कोटा जो महाराव था, कोटा महाराव उसको निरपराध तो माना गया, लेकिन मेजर बर्टन की हत्या के लिए दोषी निरपराध माना गया और उत्तरदायी घोषित किया गया, जिसको लेकर अंग्रेजों के द्वारा कोटा के शासक की तोपों की सलामी कम कर दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, गोविंद गिरी ने भगत पंथ की स्थापना कब की थी? तो गोविंद गिरी ने भगत पंथ की स्थापना की थी 1911 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों की थी भगत पंथ की? तो धार्मिक उत्थान करने के लिए, बिलों का धार्मिक उत्थान करने के लिए भगत पंथ की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मारवाड़ राज्य ने मादा पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध कब हटाया था? तो वो हटाया था 29 अक्टूबर
23 को। मारवाड़ में मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा के प्रयासों से ही मादा पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध हटाया था। मारवाड़ हितकारिणी सभा के प्रयासों से, क्योंकि मारवाड़ पर हितकारिणी जो सभा थी वो बार बार राज्य शासकों को पत्र लिख रही थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन कब किया गया था। तो जयपुर प्रजामंडल की जो स्थापना थी वो शुरू में तो 1931 में हो जाती है, और करने वाला कौन था, वो था कपूर चंद पाटनी। कपूर चंद पाटनी जी के द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी, लेकिन बाद में इसे पुनर्गठन किया गया था। तो पुनर्गठन जो किया गया था वो किया गया था सन 1937 में, जिसमें जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, चिरंजीलाल मिश्र आदि सदस्य नए जुड़ गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण का राज प्रमुख किसे बनाया गया था। तो द्वितीय चरण का जो राज प्रमुख था वो बनाया गया था कोटा के शासक भीम सिंह को, कोटा के शासक भीम सिंह को। और पूछा जाए राजधानी किसे बनाया गया था, तो राजधानी भी कोटा को ही बनाया गया था। तो इसमें जो था उद्घाटन करता थे वो थे एन.वी. गाडगिल, एन.वी. गाडगिल इसके उद्घाटन करता थे, एन.वी. गाडगिल इसके उद्घाटन करता थे। और जो पूछा जाए पीएम कौन था, प्रधानमंत्री कौन था, तो प्रधानमंत्री थे गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा को प्रधानमंत्री बनाया गया था, गोकुलाल असावा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सीकर जिले के कटरातल नामक स्थान पर किसकी अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो वो आयोजित किया गया था किशोरी देवी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये किया गया था सन 1934 में। क्यों? क्योंकि जो सियोट का ठाकुर था मान सिंह, उसके द्वारा महिलाओं का पर अत्याचार किया गया था। तो सोतिया का बास नामक गांव था, सोतिया का बास गांव का नाम था, वो था सोतिया का बास, जहाँ पर सन 1934 में किशोरी देवी की अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ था। और यहाँ पर 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, तो वो भाग लिया था 10,000 महिलाओं ने। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से सत्य कथन या कथनों पर का चयन कीजिए। तो पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप है वो पिंगल है, बिल्कुल सही है, ये राजस्थान है। तो इसमें जो साहित्यिक रूप है वो है पूर्वी जो राजस्थान है उसका तो है पिंगल, और जो पश्चिमी जो राजस्थान है उसका है डिंगल। ये बेसिक सा अंतर होता है, पूर्वी वाला है तो पिंगल कहलाता है और पश्चिमी वाला डिंगल कहलाता है। मेवाती बोली अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली के पूर्वी भाग में बोली जाती है, बिल्कुल सत्य कथन है। मालवी की उपबोलियाँ रांगड़ी और निमाड़ी है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। वही बात की जाए तो जो रांगड़ी है वो रांगड़ी मालवी और मारवाड़ी दोनों का मिश्रण है रांगड़ी बोली, मालवी और मारवाड़ी दोनों का मिश्रण है। वही निमाड़ी की बात की जाए तो निमाड़ी दक्षिणी राजस्थान की है, निमाड़ी दक्षिणी राजस्थान की है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आभूषणों का है और दूसरी तरफ अंग दिए हुए हैं। तो इसका तो गेडी जो आभूषण है वो सिर का आभूषण है। इसके आगे जो है खींटली है वो कान का आभूषण है, कंजरी है, पैंजनिया है वो पैर का है, कंजरी है वो हाथ का आभूषण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मोहता, मोंदड़ा व रामपुरिया की हवेलियों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है। तो मोहता है, मोंदड़ा है, रामपुरिया है, बच्छावतों की हवेली है, ये सारे के सारे बीकानेर में है। वही जोधपुर में बात की जाए तो जोधपुर में है पोखरण की हवेली, पोखरण की हवेली और उसके अलावा जो दूसरी हवेलियाँ है वो है बड़े मियाँ की हवेली है और राखी हवेली। पूछा जाए राखी हवेली का संबंध किस जिले से है, तो राखी हवेली का संबंध है जोधपुर से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं एक हवेली और है बीकानेर में, वो है बच्छावतों की हवेली, बच्छावतों की
हवेली, जिसका निर्माण करण सिंह बच्छावत के द्वारा 16वीं सदी में करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है उत्तरी मेवाड़ के बीलों का प्रसिद्ध गीत जिसे स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, तो वह गीत कौन सा है? तो वह गीत है हमसिड़ो। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वही बात की जाए पंचेड़ा की, तो जो पंचेड़ा गीत है वो हाड़ौती और ढूंढाड़ में गाया जाता है। हाड़ौती और ढूंढाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़ में कौन सा गीत गाया जाता है? तो गाया जाता है पंचेड़ा। जोरावा जो गीत है वो पति जब पति, यह है एक प्रकार का विरह गीत है। विरह गीत है जो कि राजस्थान के जैसलमेर जिले में गाया जाता है। वही मूमल की बात की जाए तो यह लोहदरवा की राजकुमारी मूमल थी, उसके रूप में एक गीत गाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भैंसरोडगढ़ दुर्ग के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है उसको राजस्थान का वेलोर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। चंबल और बामनी नदियों के संगम स्थल पर स्थित यह किला 3 ओर से पानी से घिरा हुआ, बिल्कुल सही है, जो कि जल दुर्ग का एक बेहतर उदाहरण है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। किले के महलों में रंग महल, मोती महल, गज विलास, जवार विलास प्रमुख है, यह कथन असत्य है, क्योंकि जो किला है, रंग महल है, मोती महल है, गज विलास है, जवार विलास है, ये जैसलमेर के दुर्ग में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस किले का जो निर्माण था वो करवाया गया था कर्नल टोड के अनुसार। इस किले का निर्माण बैसासा नामक व्यापारी और बैसासा और रोडाचारण के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का चयन करना है। तो जिसमें कथन नंबर 1 है बाड़मेर की पत्थर होली में इलोजी की बारात निकाली जाती, बिल्कुल सत्य कथन है। मेवाड़ में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी लोगों में भगोरिया खेला जाता है, बिल्कुल सत्य कथन है। भिनाई अजमेर में कोड़ा मार होली खेली जाती है। तो तीनों जो कथन है वो तीनों ही सत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अश्वमेलित का चयन करना है। तो एक तरफ नृत्य दिए हुए, दूसरी तरफ नृत्यांगना दी हुई है। तो 13 ताली नृत्य है, उसकी जो नृत्यांगना है वो मांगीबाई, बिल्कुल सही है। भवाई नृत्य है, उसकी जो तारा शर्मा है। कालबेलिया की गुलाबा है। और जो चरी नृत्य है उसकी गौरी देवी नहीं है। जो चरी नृत्य है वो किशनगढ़ का प्रसिद्ध है। और जो इसके जो नृत्यांगना है वो है फल्गुबाई और मोहन सिंह इसके नृत्यांगना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से असम्मिलित का चयन कीजिए। तो वंशवासकर है वो सूर्यमल मिश्रण की थी, बिल्कुल सही है। राजवल्लभ है वो मंडन की है। अमर सागर जो रचना है वो पंडित जीवधर की है। लेकिन जो नैणसी ख्यात है वो काशी छंगाणी की नहीं है। यह जो रचना है वो मूलरोत नैणसी की है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथ और 2 सिर वाले देवता के रूप में हुई है? तो वो हुई है वीर कल्लाजी की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और वीर कल्लाजी कौन थे? वीर कल्लाजी मेरा के भतीजे थे। जब 1568 और 69 में अकबर के द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण किया जाता है तो वीरवर कल्लाजी ने जयमल राठौड़ को अपने कंधों पर बिठाकर इस युद्ध में भयंकर प्रदर्शन करते हैं। और जो कल्लाजी थे इनको शेषनाग का अवतार कहा जाता है। शेषनाग का अवतार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मिलान करने का है रामसनाई संप्रदाय की पीठ है और दूसरी तरफ संस्थापक है। तो ये जो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रेण में जो संस्थापक थे वो दरियाव जी थे, यानी कि एक के साथ 2 होगा। और जो खेड़ापा में रामदास जी थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है
बारां जिले के रामगढ़ में स्थित बंड देवरा का शिव मंदिर हाड़ौती का खजुराहो के रूप में प्रसिद्ध है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण मलय वर्मा के द्वारा करवाया गया था 10वीं सदी में। 10वीं सदी में। और ये जो मंदिर है बंड देवरा का जो मंदिर है शिव मंदिर, उसकी जो शैली पूछी जाए तो शैली है इसकी पंचायतन शैली। पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नानूराम और धूलिया राणा का संबंध किस ख्याल से है? तो नानूराम और धूलिया राणा का जो संबंध है वो शेखावटी ख्याल से है। वही बात की जाए लच्छी जो कुचामणी ख्याल है उसके जो प्रवर्तक थे वो लच्छी राम थे। लच्छी राम। जयपुरी ख्याल जयपुर में प्रसिद्ध है और जो हेला ख्याल है वो दौसा सवाई माधोपुर में प्रसिद्ध है। दौसा सवाई माधोपुर में प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नागौर जिले के परबतसर में किस लोक देवता की स्मृति में भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला आयोजित होता है? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को जो मेला आयोजित होता है वो आयोजित होता है तेजा जी का। और भाद्रपद जो शुक्ल दशमी है इसको कहा जाता है तेजा दशमी। तेजा दशमी कहा जाता है। वहीं अगर गोगा जी की बात की जाए तो गोगा जी का जो मेला बढ़ता है वो बढ़ता है गोगा मेड़ी में। कहाँ पर बढ़ता है? गोगा मेड़ी में इनका मेला बढ़ता है और वो बढ़ता है गोगा नवमी को। गोगा नवमी को यानी भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को। और जो देवनारायण जी हैं उनका बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल दशमी। तेजा जी से 3 दिन पहले इनका मेला बढ़ता है देवनारायण जी का। षष्ठी और सप्तमी दोनों दिन इनके मेले बढ़ते हैं देवनारायण जी के। और वो बढ़ते हैं आसीन भीलवाड़ा में। आसीन भीलवाड़ा में इनका मेला बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किस क्षेत्र में अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काट कर कपड़े पर सिलाई की जाती है जिसे पेचवर्क कहा जाता है? तो जो पेचवर्क का जो कार्य है वो होता है शेखावाटी क्षेत्र में होता है। और शेखावाटी में भी मुख्यतः देखा जाए तो सीकर और झुंझुनू में किया जाता है। सीकर और झुंझुनू में यह कार्य किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दीमा मीरबख्श काशी रामलखन भीम आदि चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो ये जो चित्रकला की जो शैली है उनियारा से संबंधित है। और उनियारा जो शैली है वो जयपुर और बूंदी, ये जयपुर है और ये बूंदी है, इन दोनों के बीच जो बॉर्डर या जो सीमा का काम करता था वो करता था उनियारा से। उनियारा जो ठिकाना था वो इन दोनों का बॉर्डर हुआ करता था। और जो उनियारा जो चित्रशैली है उसका जो विकास किया है वो नेहरूका ठिकाने के वंश ने किया है, जिस पर जयपुर शैली और बूंदी शैली दोनों का समान प्रभाव देखने को मिलता है। तो दीमा मीरबख्श काशी रामलखन भीम आदि उनियारा शैली के चित्रकार है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे बात की जाए तो किस कला के विकास में पद्मश्री से सम्मानित स्वर्गवास हिसामुद्दीन उस्ता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो हिसामुद्दीन उस्ता, और नाम के पीछे उस्ता लगा हुआ है तो उसी से पकड़ में उसी से आ जाना चाहिए उस्ता कला। और वर्तमान में देखा जाए उस्ता कला के प्रमुख कौन है, प्रमुख हस्तशिल्पकार कौन है? तो वो है मोहम्मद हनीफ। मोहम्मद हनीफ वर्तमान के हैं। और उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की, जिस पर ऊँट की खाल पर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है। वही बात की जाए बली पोट्री की तो बली पोट्री जयपुर की है जिसमें करपाल सिंह शेखावत है। मीनाकारी की बात की जाए तो मीनाकारी जयपुर की है जिसमें कुदरत सिंह जी है। और थेवा कला प्रतापगढ़ की है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है शेखावटी संभाग की सबसे बड़ी छतरी कौन सी है? तो मूसी महारानी जो छतरी है वो अलवर में है, ये भी कैंसिल हो गया। राम गोपाल पोद्दार की छतरी है सबसे बड़ी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिसंबर 2022 कौन है? तो वर्तमान में जो है वो है पंकज मित्तल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पंकज मित्तल राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में मुख्य न्यायाधीश के रूप में 14 अक्टूबर 2022 को शपथ लेते हैं। इससे पहले पंकज मित्तल थे वो जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख का जो संयुक्त हाई कोर्ट है वहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे। इससे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख के थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर
होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राज्य प्रशासन के मुखिया के रूप में सचिव के पद को राजस्थान में सर्वप्रथम किसने सुशोभित किया था? तो वो किया था के राधाकृष्णन ने। के राधाकृष्णन राजस्थान में प्रथम मुख्य सचिव थे। और वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जो मुख्य सचिव है वो है उषा शर्मा। वर्तमान में उषा शर्मा है और प्रथम थे वो के राधाकृष्णन थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, असम्मिलित विकल्प का चयन कीजिए। तो असम्मिलित जो विकल्प का चयन करना है वो है, लिम्बाराम तीरंदाजी से है, बिल्कुल सही है। रघुवीर सिंह है वो घुड़सवारी से है। अनिल एकरा पेरा बैडमिंटन से नहीं है, पेरा निशानेबाजी से है, पेरा निशानेबाजी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बजरंग लाल ठाकर है वो नौकायन से है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 54 है, उसमें है आत्मिका गुप्ता का संबंध किस खेल से है? तो आत्मिका गुप्ता का खेल संबंध है वो है निशानेबाजी से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा का फूल, रोहिड़ा का फूल। वहीं बात की जाए इसके वैज्ञानिक नाम की, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है टेकोमेला अंडुलेटा। टेकोमेला अंडुलेटा इसका जो वैज्ञानिक नाम है। और वो राजस्थान का राज्य पुष्प कब घोषित किया गया था? तो वो किया गया था सन 1983 ईस्वी में, सन 1983 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, आफ्रे की स्थापना कब की गई थी? तो आफ्रे की जो स्थापना थी वो सन 1985 में की गई थी, सन 1985 में। और आफ्रे की स्थापना हुई थी जोधपुर में। वही बात की जाए जोधपुर की जो दूसरी संस्था है जिसका भी बार बार पूछा जाता है, काजरी जो संस्था थी उसकी स्थापना भी 1959 में की गई थी और वो जोधपुर में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, तो वो है, पालनहार योजना के अंतर्गत 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो पालनहार योजना के लिए 0 से 6 वालों के 1500 रुपये कर दिया गया है, 1500 रुपये। वही बात की जाए 6 से 18 साल वालों के लिए पालनहार योजना के लिए, तो वो कर दिया गया है 2500 रुपये पर मंथ। तो 0 से 6 का पूछा है तो 1500 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनिए। तो असत्य कथन का चयन करना है, अनाथ बालक बालिकाओं को तात्कालिक 1 लाख रुपए दिए जाते, बिल्कुल सही है। एक मुश्त, जैसे कोरोना में मृत्यु हुई तो अनाथ जो बालक या बालिका है उसको 1 लाख रुपए दिया गया था। 18 वर्ष की आयु तक 2500 रुपये प्रतिमाह और 2000 रुपये वार्षिक दिया जाता है, बिल्कुल सही है। 18 वर्ष की आयु होने पर 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है, बिल्कुल सही है। कृषक परिवार को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता, ये जो कथन है वो इसमें असत्य होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हिंदू मंदिरों के लिए प्रसिद्ध बारडोली दर्शनीय स्थल किस जिले में स्थित है? तो बारडोली जो स्थित है, बारडोली चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं कोटा की बात की जाए तो कोटा में है कंसवा कर्णेश्वर मंदिर, कंसवा कर्णेश्वर मंदिर। कंसवा कर्णेश्वर मंदिर कहाँ पर है? कोटा में है। भीलवाड़ा में है हरणी महादेव मंदिर, भीलवाड़ा में है हरणी महादेव मंदिर, भीलवाड़ा में स्थित है। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर भुआसा के नाम से प्रसिद्ध एक हिंदू मंदिर है? तो भुआसा के नाम से जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है रानी भटियाणी का मंदिर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि कहाँ पर है? जो कि बाड़मेर में स्थित है। वही बात की जाए रानी सती का, तो इसे कहते हैं दादी जी के नाम से जाना जाता है रानी सती को। और रानी जो कि मंदिर है वो है झुंझुनू में इनका मंदिर बना हुआ है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सम्मिलित करने का पूछा है। तो इसमें जो होगा इंडियन पोटाश लिमिटेड है वो जयपुर में है, यानी कि एक के साथ 4 होगा। उसके आगे जो है सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट है वो अलवर में है। श्री सीमेंट है वो अजमेर में है। देबारी है वो उदयपुर में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। हिंदुस्तान मशीन टूल्स है वो अजमेर में, बिल्कुल सही है। HMT की जो घड़ी आती है वो सही है।
इंस्ट्रूमेंटेशन जो लिमिटेड है वो उदयपुर में नहीं है, तो ये कथन इसका असत्य होगा। ऑप्शन नंबर बी, इंस्ट्रूमेंटेशन जो लिमिटेड है वो राजस्थान के कोटा में स्थापित है। वही बात की जाए हिंदुस्तान मशीन लिमिटेड की, तो जो हिंदुस्तान मशीन लिमिटेड है इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, इसकी स्थापना भी 1967 में की गई थी। राजस्थान ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल है, इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1978 में की गई थी। और जो कोटा में है इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1964 में की गई थी। इस प्रकार रीट मॉडल पेपर जो टेस्ट में रीट मॉडल पेपर संख्या जो 8 था उसका मैं डिटेल्ड आपको सॉल्यूशन करवा चुका हूं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक टेस्ट नंबर 9 का वीडियो कल अपलोड कर दिया जाएगा।